हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल नमीरा क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग सामाजिक विज्ञान का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर बताऊँ बच्चों आपको कि टोटल आपका 80 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, और इसमें से 80 में से आपका 40 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उस पर माथापेची नहीं करनी है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपके पास कितना है बच्चों, 100% में से 50% आपको क्वेश्चन बनाना है ना, यानी कि 80 में से उसका आधा बनाना है, 40 यानी कि 50%। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा उसमें जो है दिमाग नहीं दौड़ाना है, जो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करके आएंगे तो 100% है आपका ऑब्जेक्टिव में, एक मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा बच्चों। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जो है अपने हेडमास्टर से अच्छी तरह से बात करके आप लोग प्रैक्टिकल नंबर ले लिए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर कम से कम आप लोग 19, नीचा 19 बच्चों, और नहीं तो आप लोग पूरा का पूरा 20 नंबर प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो आपका सोशल का पेपर कब है बच्चों? आप लोगों का सोशल का पेपर है मुख्य रूप से 16 तारीख को, 16 फरवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो हिंद चीन का जो राष्ट्र शामिल नहीं है हिंद चीन में, वो है आपका हो जाएगा चीन। चीन मुख्य रूप से हिंद चीन वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? यानी वियना कांग्रेस जो हुआ था, वियना सम्मेलन, ये कब हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? यानी गदर पार्टी की जो स्थापना की थी, किसने किया था? गुरदयाल सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, या फिर सोहन सिंह भाखना? तो बिल्कुल आपका तीसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका सी ऑप्शन, यानी कि लाला हरदयाल साहब ने। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, जो यहाँ पर एडिटिंग किया गया है, तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, खाली आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत में जो गदर पार्टी की स्थापना की थी, लाला हरदयाल साहब ने। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाटो, ओपेक, या फिर यूरोपीय संघ? तो यहाँ पर यूरोपीय संघ, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी संस्था का मुख्य रूप से क्या हुआ था बच्चों? उदय हुआ था आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए, यानी कि जो आर्थिक मंदी आ गई थी उसको कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। और बाकी अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में मुख्य रूप से। ओपेक, ओपेक क्या है? तो ओपेक मुख्य रूप से बच्चों पेट्रोलिंग, ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक क्या है, संस्था है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये क्या करता है, पेट्रोल का निर्यात करता है एक संस्था, और इसके अंतर्गत 7 से 8 देश आता है। ठीक है, बस ये प्रश्न आपको आया हुआ है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? यानी जो नरोत्तम सिन्हानुक थे, ये कहाँ के शासक थे? तो ये बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कंबोडिया। कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न छठे नंबर का, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी कि वाष्प इंजन का, जो भाप इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जेम्स वाट। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों टिस्को, क्या बोलते हैं? टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में की गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गोलघर कहाँ स्थित है? काफी सिंपल प्रश्न है बच्चों। तो गोलघर मुख्य रूप से ये आपका पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना है ना। मैं गोलघर के काफ़ी निकट रहता हूँ। मेरे रूम से गोलघर की जो दूरी है मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर है बच्चों, और काफ़ी मैं निकट रहता हूँ, मतलब कि प्रत्येक दिन मैं घूमने के लिए जाता ही हूँ। तो आप लोग भी आइए, कभी घूम करके जाइए, गांधी मैदान, गोलघर, पटना आकर के पटना चिड़ियाघर जाइए, गंगा नदी जाइए, काफ़ी घूमने के काफ़ी मनोरम दृश्य है, आपको अच्छा लगेगा। तो एग्जाम दे करके जरूर आप लोग आइए घूमने के लिए, क्योंकि फ्रेश हो जाएंगे 2-3 महीना, फिर उसके बाद अच्छी तरह से पढ़ाई में लग जाएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? न्यू डील जो लागू किया था, कौन उस समय राष्ट्रपति था? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एफ डी रूजवेल्ट। एफ डी रूजवेल्ट साहब ने ही क्या किया था? न्यू डील क्या किया था, लागू किया था। कहाँ पर? अमेरिका में। तो आपको पूछ सकता है कि न्यू डील जो है कहाँ पर लागू की गई थी? तो आपको याद रखना है अमेरिका में। किसने लागू की? बता दिया मैंने, एफ डी रूजवेल्ट। 10वें नंबर का प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? यानी कि जो नेपोलियन का जो नियम था वो कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। कब लागू किया गया था बच्चों? 1804 ईस्वी में। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1871 ईस्वी में। 1871, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जो कार्ल मार्क्स था उसका जो जन्म हुआ था बच्चों
कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था और जर्मनी का ही निवासी था कौन? आपका हिटलर। हिटलर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। अगला प्रश्न है आपका 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? यानी कि इनमें से कौन सी संस्था की, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य रूप से स्थापना की गई थी या फिर कौन चीज न्यू आया था 1991 में? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा न्यू एजुकेशन या न्यू आर्थिक पॉलिसी, यानी कि जिसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन जो है मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है बच्चों, इनमें से कौन जो है मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया बच्चों, ये इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, कि 3 प्रकार के मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया का कितना क्षेत्र? 3 क्षेत्र। पहला क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो हमको पूछ रहा है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से कौन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा? मछली पालन उसी के अंतर्गत आता है। खनन यानी कि किसी भी चीज़ का खनन, ये भी उसी में आता है। वन यानी कि जंगल, ये भी कृषि के अंतर्गत आता है। लेकिन बैंकिंग जो है ये आपका सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है, जो आपका तीसरा क्षेत्र है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलीम किस उद्योग के केंद्र है? ये जो मुख्य रूप से ये जो उद्योग है बच्चों, दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई और उसके बाद सलीम। तो यहाँ पर अगर आप लोग सही से देखेंगे तो जमशेदपुर अभी मैंने ऊपर में बताया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। ये मुख्य रूप से क्या है? टाटा आयरन यानी कि लोहा और स्टील। तो ये मुख्य रूप से किसके लिए है? आयरन और स्टील के लिए प्रसिद्ध है ये चारों का चारों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय का आशय है, यानी प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, इसका जो आशय है किससे है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों औसत आय से, एवरेज इनकम से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा सी ऑप्शन 1952 ईस्वी में। 1952 में ही राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या किया था बच्चों? मुख्य रूप से विकास यानी कि स्थापना यानी कि गठन किया गया था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा का बताना है आपको नाम। तो हम लोग जानते हैं बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है आपका ढाका, और बांग्लादेश की जो ये है मुद्रा है उसको बोलते हैं बच्चों टका। क्या बोलते हैं उसको? टका बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और करोना कहाँ की है? तो सिंगापुर की है। डॉलर ये अमेरिका का है। रुपया हमारे भारत का है। उसके बाद पाकिस्तान का भी है। उसके बाद आपका नेपाली रुपया है। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय जो आय है, नेशनल इनकम, इनका अर्थ क्या है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो 19 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? उत्पादन के साधनों की आय। टोटल जो उत्पादन हुआ उनके उस साधनों से जितनी भी कमाई आई उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय, इसका अर्थ हो गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून जब लागू हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1986 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि उपभोक्ता संरक्षण जो इसके लिए मुख्य रूप से जो आंदोलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, किस देश में? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में हुआ था। ये भी प्रश्न आपको आया हुआ है। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास जो बैंक है बच्चों, ये मुख्य रूप से दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है किसानों को। ये क्या करता है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक ट्रैक्टर खरीदनी है बच्चों, तो उसका 10 लाख उसका आएगा बजट, तो 10 लाख एक टाइम में तो नहीं देगा ना, तो उसका क्या करता है 5 साल 6 साल किस्त में भरना पड़ता है। तो ये आपका एक लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? यानी कि जो अर्थव्यवस्था जो पाई जाती है भारत में वो कौन सी है बच्चों? तो यहाँ पर मिश्रित है, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रित रूप है भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 23वें नंबर का नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। जो नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये किस नदी से संबंधित है? सतलज नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या फिर कृष्णा नदी? तो 23 नंबर का प्रश्न कौन सा आंसर राइट हो जाएगा बच्चों? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी मैं गया हुआ हूँ। कृष्णा नदी आप लोग अगर देखने चाहते हैं तो महाराष्ट्र जाकर के देख सकते हैं बच्चों, काफ़ी बढ़िया है। और ये मुख्य रूप से कहाँ से? तो ये महाराष्ट्र साइड में बहती है। और ये जो है आपका, मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट गया था, वहाँ पर देखा था कृष्णा नदी को, और इसके किनारे एक बड़ा सा मंदिर भी बना हुआ था। तो अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नागार्जुन सागर से संबंधित, तो ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा बच्चों मुख्य रूप से सतलज नदी से संबंधित, तो आपको याद रखना है भाखड़ा नंगल परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना या भाखड़ा नंगल जो बांध है ये किस नदी पर है? तो ये आपका सतलज नदी पर है।
नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी, ये आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 26 यानी कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, 26 दिसंबर 2004 को एक भयंकर सुनामी आई थी और यहाँ पर क्या हुआ था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कई द्वीप जो है पानी में डूब गया था पूरा का पूरा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद रखना है, वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में आया था, बहुत खतरनाक सुनामी आया था। सुनामी के बारे में आप लोग पढ़ लिए होंगे बच्चों, सुनामी क्या होता है ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, सुनामी क्या होता है, सुनामी से बचने के क्या क्या उपाय है, ये सब आप लोग आपदा प्रबंधन वाले चैप्टर यानी कि भूगोल का पढ़े होंगे। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, यानी जो सामान्य संचार व्यवस्था जो बाधित होती है इसका मुख्य रूप से क्या कारण हो सकता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना। तो हमारा केबल को टूट जाना यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, यानी कि जो फ्लड आती है बाढ़, ये किसको क्षति पहुंचाती है? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। बाढ़ आता है तो ये नहीं दिखता कि फसल है, पशु है या भवन है या मानव है, वो जिस रास्ते से भी जाएगा, नदी का जो पानी है मुख्य रूप से जिस क्षेत्र से भी प्रभावित होती है, ये पूरे के पूरे क्षेत्र को, उसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव जंतु को क्या करती है बच्चों? मुख्य रूप से क्षति पहुंचाती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, ये आप लोग मुख्य रूप से सड़क परिवहन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे भूगोल का। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये संबंधित किससे है? सड़क मार्गों से। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है आपको। 28 नंबर का प्रश्न है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, यानी कि बाढ़ जब आती है तो उस समय लोगों को कहां पर जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं पर नहीं। तो मुख्य रूप से बच्चों बाढ़ का जो पानी है वो उच्च भूमि पर नहीं पहुंच सकती है, इसलिए आप लोग यानी कि जहां जो भी क्षेत्र बाढ़ ग्रसित हो वहां के लोगों को मुख्य रूप से ऊंचे क्षेत्र या उच्च भूमि पर प्रस्थान करनी चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इन चारों दलों में से कौन जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जनता दल। जनता दल यूनाइटेड, यानी मुख्य रूप से आपका जो हमारे जो सीएम है नीतीश कुमार साहब, उन्हीं के जो मुख्य रूप से जो दल है बच्चों, पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, ये आपका क्या है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? यानी कि जो पंचायत हमारे उधर जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत की जो चुनाव होती है, जिला परिषद का चुनाव होता है, ये सारा चीज तो कौन कराता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर का, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा था कि भारत के संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा जो है मुख्य रूप से पंचायती राज को उसका गठन किया गया था? तो कौन सा आपका 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था गठन? तो आपका 1992 ईस्वी में, और ये पारित का हुआ था 1993 ईस्वी में। और सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो आपको याद रखना है राजस्थान। सबसे पहला राज्य कौन सा बच्चों? आपका राजस्थान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? यानी कि 1975 के समय में, उस समय हमारे भारत की जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री थे बच्चों तत्कालीन, वो थी आपका इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो उसी के समय क्या हुआ था? देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी लागू हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? जो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो शुरू हुआ था बच्चों, वो मुख्य रूप से आपका आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र, आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? यानी कि जो मुख्य रूप से जो धर्म है, इसको समुदाय का आधार मुख्य रूप से कौन मानते हैं? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर तमिलनाडु के लोग? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल 34 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चों? सांप्रदायिक। जो भी सांप्रदायिक लोग रहते हैं बच्चों, वो मुख्य रूप से क्या करते हैं? धर्म को समुदाय से जोड़ते हैं। सत्ता की साझेदारी सही है, क्यों? तो क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने पर देर करवाती है, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है सत्ता की साझेदारी। अगला प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि जो नेपाल में सप्तदलीय जो गठबंधन का जो मुख्य रूप से गठन किया गया था बच्चों, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नेपाल में लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र की स्थापना करना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, भारत के इन राज्यों में से कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज्यादा जो कोयला उत्पादन करता है भारत का, वो कौन राज्य करता है? तो ये आप लोग को तो आपके मुंह पर होना चाहिए, आपके जबान पर होना चाहिए बच्चों। बिहार से जो राज्य कट करके बना था झारखंड, यहीं पर सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों? कोयला का उत्पादन होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त एनर्जी, तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सबसे अधिक वहीं पर मिल सकती है बच्चों जहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती हो।
तो आपको याद रहना चाहिए कि राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। राजस्थान में क्या बच्चों, थार मरुस्थल रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक उपयुक्त जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है बच्चों, वो है आपका सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सी? सोन। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के किस नदी को मुख्य रूप से बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कोसी नदी को, कई बार ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है ये आपका सुंदरवन का जो क्षेत्र है बच्चों, सुंदरवन जंगल है जो डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, तो वहीं पर है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध भारत का, तो यहाँ पर याद रखना है सबसे लंबा बांध जो है भारत का वो है आपका हीराकुंड बांध। तो 41 नंबर का प्रश्न का कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये हीराकुंड जो बांध है ये कौन सी नदी पर है? आप लोग बताइएगा जल्दी। हीराकुंड जो बांध है ये कौन सी नदी पर है? मैं बता दूं, ऊपर वाला जो ये आपका भाखड़ा नंगल बांध है बच्चों, ये मुख्य रूप से भाखड़ा नंगल बांध ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर, ये भाखड़ा नंगल बांध बच्चों सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। तो आप लोग हीराकुंड वाले का बताइए आप लोग जल्दी से। अगला प्रश्न है आपका, टेहरी बांध ये कहाँ पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर प्राथमिक ऊर्जा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है बच्चों। बिहार का कौन सा क्षेत्र, कौन सा ये इसमें आता है? तो ये हाजीपुर यानी कि वैशाली जिले में पड़ता है हाजीपुर। तो हाजीपुर मुख्य रूप से क्या है? ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और हाजीपुर किसके लिए फेमस है बच्चों? केला के लिए फेमस है। केला के लिए, केला के उत्पादन के लिए हाजीपुरी केला काफ़ी फेमस है। और मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर और वैशाली का लीची काफ़ी फेमस है पूरे भारत में, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, चावल है, चावल किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है मुख्य रूप से ये आपका खरीफ फसल है। और गेहूं के बारे में बार बार पूछा जाता है, गेहूं आपका रबी फसल है। याद रखिएगा ये दो प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न 45 नंबर का, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? आपको बताना है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। डाबर, सेल, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेल। सेल जो है ये मुख्य रूप से क्या है? ये निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? यानी कि कौन सा जो खनिज है वो कोडरमा से संबंधित है, यानी कि किस खनिज का अयस्क कोडरमा कहलाता है? तो हमारा अभ्रक, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो अपनाई गई थी बच्चों, ये दूध की क्रांति यानी कि दूध के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए यह क्रांति अपनाई गई थी। ऑपरेशन फ्लड इसका नाम दिया गया था। और इसका दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कृषि यानी कि गेहूं के उत्पादन के लिए हरित क्रांति। याद है ना आप लोग को ये सारा प्रश्न। अगला प्रश्न है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? अभी मैंने ऊपर में बताया आपको। तो लीची के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से बिहार का मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और 49 नंबर का, जल्द ही हमारा सेशन समाप्त होने वाला है। आप लोग जल्दी से चैनल को क्या कर दीजिए बच्चों, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिए। प्रश्न है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय यानी कि कोई आदमी का जितना इनकम हो और उसमें से वो जितना खर्च करता है उसको अगर घटा दें, यानी कि वो जितना उसका इनकम है और इससे जितना उसका खर्च हो रहा है उसको घटा दे, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बचत। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अंतिम प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से जो है कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष जो है मुख्य रूप से व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई थिंक ये आप लोगों को सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये सारे प्रश्न आपसे आसानी से हल हो गया होगा। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं रही होगी। चैनल में न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और अपने दोस्त यार को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक कर दीजिए। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।